हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट पीएससी अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस। तो हम लोग सर आपका अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे। तो पिछली क्लासेस में अगर आप देखोगे तो 1 to 4, 4 to 7, 7 अप्रैल तक का हमने डिस्कस कर लिया था। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख पा रहे हो आज हम लोग 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक का जो अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस है उसके बारे में बात करेंगे। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हमारे जो एपीपीएससी के रिगार्डिंग कोर्सेज चल रहे हैं उसके लिहाज से। ठीक है, तो ये आपका एपीपीएससी के रिगार्डिंग हमारे पास दो कोर्सेज अभी रनिंग है। एक प्रीलिम्स का बैच है जिसमें आपका सी सेट और प्रीलिम्स वाला पोर्शन कवर होगा। दूसरा हमारे पास आपका प्रीलिम्स प्लस मीन्स का कोर्स है जिसमें जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे राइटिंग, इंग्लिश क्वालिफाइंग सब आपका कवर होगा। ऑप्शनल के लिए क्लासेस अलग से कराई जाएंगी। तो ये दोनों कोर्सेज के रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपका स्ट्रेटेजी ग्रुप है हमारा, जिसमें हम आपका जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसकी डेमो क्लासेस साथ ही साथ जो भी हमारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो सब इस ग्रुप पे अवेलेबल होगा। तो अगर आप एपीपीएससी में इंटरेस्टेड है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर आज की न्यूज एनालिसिस। तो आज दो न्यूज एनालिसिस, दो जो न्यूज हैं आपका वो मैंने एक ही स्लाइड में ऐड कर रखी है। तो पहली न्यूज किससे रिलेटेड है? आपका जो आईसीसी, आईसीसी ये नहीं कहेंगे कि ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स, और भी बहुत कुछ आईसीसी होता है। इट इज ईटानगर साइकिलिंग क्लब। ठीक है, जो आपका ईटानगर का साइकिलिंग क्लब है उन्होंने क्रॉस कंट्री ओलंपिक रेस ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है, फर्स्ट डेडिकेटेड क्रॉस कंट्री ओलंपिक रेस इन अरुणाचल प्रदेश ऑन द ओकेजन ऑफ मोपिन फेस्टिवल। मोपिन फेस्टिवल के ओकेजन पे ये ऑर्गेनाइज की थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोपिन फेस्टिवल के बारे में बात की थी। कमेंट में बताइएगा मोपिन फेस्टिवल कौन सी ट्राइब का फेस्टिवल है। आसान सवाल है। ठीक है, तो इसको जीता किसने? ताजुम देरे, नाम याद रखिएगा, फ्रॉम द शियोमी डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने इस रेस को जीता है। ठीक है, उसके अलावा अगर अंडर 19 कैटेगरी में अगर हम बात करें तो लिजिम इते। तो ये दो नाम ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप की जरूरत नहीं है, पूछा तो यही नाम पूछ लेगा। सेकंड आपका ये भी अवार्ड से रिलेटेड है, हिलान याजिक, उन्होंने अवार्ड जीता है इन द विमेन्स फिजिक इवेंट। विमेन्स फिजिक इवेंट में उन्होंने ये अवार्ड जीता है आपका इन द 13 फेडरेशन कप, जो कहां पर हुआ था? आपका गोवा में हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अवार्ड से रिलेटेड है। अगर अपना अरुणाचल लोकल का अवार्ड वो पूछना चाहेगा तो यहां से क्वेश्चन आसानी से बना सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर। नेक्स्ट भी आपका ये अवार्ड से ही रिलेटेड है। ये आपका वीर स्टेपन बाउंसेस बैक विद डोमिनेंट। तो जो मैक्स वीर स्टेपन है, इनका नाम आपने सुना ही होगा, फॉर्मूला रेसिंग कार के ये हीरो हैं। तो उन्होंने ये अभी आपका जीता है जापानीज ग्रैंड प्रिक्स में, ये आपका उन्होंने अब अवार्ड जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इंडियन आइडल नहीं, सॉरी, अरुणाचल आइडल से रिलेटेड है। तो अरुणाचल आइडल का सीजन 6, हालांकि इससे पूछे चांसेस कम है, बट स्टिल न्यूज में था तो मैंने कहा एक बार डिस्कस कर लेता हूं। नौकम वांगपान, तो उन्होंने अरुणाचल आइडल का सीजन 6 जीता है। तो ये हो सकता है आपसे पूछ ले जाए, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो देख रहे हो ज्यादातर न्यूज आपकी अवार्ड से रिलेटेड है यार। ये भी सर अवार्ड से रिलेटेड है। क्या नाम है सर? सुमित नागल। ठीक है, सुमित नागल नाम याद रखिए। क्या जीता है सर इन्होंने? इन्होंने जीता है, ही इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ सिंगल्स मेंस ड्रॉ मैच जीता है। कहां, कौन सी इवेंट में जीता है सर? एट एन एटीपी मास्टर्स इवेंट। ठीक है, एट एन एटीपी मास्टर्स इवेंट। तो ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखना। सुमित नागल फर्स्ट इंडियन है ये अवार्ड जीतने वाला है। तो तीनों अभी जितनी भी न्यूज आ रही ज्यादातर किससे रिलेटेड थी? अवार्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट ये आपका जो न्यूज है वो किससे रिलेटेड है? पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है। इसमें एक पॉइंट काम कर रहा, मैंने कहा उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा पॉक्सो एक्ट ज्यादातर न्यूज में बना रहता है। तो पॉक्सो एक्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ये भी हम डिस्कस कर लेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग पॉक्सो एक्ट। तो सबसे पहले तो न्यूज देख लो, न्यूज में है क्या। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया रिगार्डिंग पॉक्सो एक्ट। उसमें कोर्ट ने क्या कहा है? अच्छा, पॉक्सो एक्ट होता किसके लिए है? माइनर के लिए होता है। मतलब ये सबसे बड़ी बात, जेंडर न्यूट्रल लॉ है। ठीक है, तो 18 साल से कम का कोई बच्चा है, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसके लिए ये कानून बनाया गया है। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दे की बात है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है। कोर्ट ने कहा है
कि अगर जो माइनर प्रोसिक्यूट्रिक्स है, प्रोसिक्यूट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो विक्टिम होता है, ठीक है, यहाँ पर माइनर विक्टिम को, माइनर फीमेल विक्टिम को प्रोसिक्यूट्रिक्स कह दिया जाता है। तो जो माइनर प्रोसिक्यूट्रिक्स है, अगर मान लो पॉक्सो में केस दर्ज हो गया और जो विक्टिम है वो कॉम्प्रोमाइज करना भी चाहे, वो चाहे कि नहीं ठीक है चलो उसको माफ कर दिया जाए, बट स्टिल इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू क्वेश द प्रोसीडिंग्स अंडर द पॉक्सो एक्ट। यानी मान लो किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ, उसने, वो बच्चा विक्टिम है, उस विक्टिम ने, वो जिसने जो एक्यूज था उसके ऊपर पोक्सो एक्ट लग गया, अब वो कह रहा है जो बच्चा, उसने कहा ठीक है नहीं हम क्या करना चाहते हैं, इसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने कहा भले वो कॉम्प्रोमाइज क्यों ना करना चाहे, लेकिन जो पोक्सो एक्ट की धाराएं हैं वो उस पर्सन पे से नहीं हटेंगी, क्योंकि एक चाइल्ड के साथ कोई ऑफेंस करना, सेक्सुअल ऑफेंस करना, ये एक तरीके से सोसाइटी के लिए टेंट है। तो जब सोसाइटी पे बात हो जाती है तो आपकी इंडिविजुअल की बात नहीं रह गई है। तो ये आपका कोर्ट ने बल बोला है। तो यहाँ पे बात आ गई सर पोक्सो की। तो पोक्सो में सबसे पहला सवाल जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, पोक्सो की फुल फॉर्म, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा ये ध्यान रखिएगा, ये कब पिक्चर में आया था, ऑन 14 नवंबर 2012, ठीक है, 14 नवंबर 2012 को ये कानून आपका एक्टिव हुआ था। तो एक यूएन का कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड इन 1992, तो इसी को फॉलो करते हुए हमने ये आपका पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। तो जो भी 18 साल से कम के बच्चे हैं, ठीक है, उनसे अगर किसी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है तो उसमें पॉक्सो एक्ट में अरेस्ट किया जाएगा, और इसकी जो प्रोविजन है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ, ये बात बार बार हाईलाइट की जाती है, ठीक है, इट इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इट इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ। ये भी कभी भी हो सकता है आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ, तो ये ध्यान रखना। तो यानी अगर मेल विक्टिम हो, फीमेल विक्टिम हो, ये दोनों को ही कवर आपका करता है। चलिए, तो ये दो तीन बातें मुझे बतानी थी आपको रिगार्डिंग पोक्सो एक्ट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूज है आपका, ये इंटरनेशनल न्यूज है। 6 यूरोपियन नेशन है, उन्होंने डील साइन की है टू प्रोटेक्ट नॉर्थ सी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम हॉस्टाइल एक्टर्स, ठीक है, 6 यूरोपियन नेशन से उन्होंने डील साइन की नॉर्थ सी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हॉस्टाइल एक्टर्स। तो पहले मुद्दा समझ लेते हैं, मुद्दा है क्या, नॉर्थ सी क्या है ना, वो 6 कंट्रीज कौन सी हैं। ये मैंने पूरा मैप आपको बना दिया, देखो सर पूरी बात सुनो, ये है आपका नॉर्थ सी वाला एरिया। अब नॉर्थ सी से किसको लेना देना है, ये देखो, एक आपका ये, इसमें जो 6 कंट्रीज है उसमें एक डेनमार्क है, और एक ही आपका बेल्जियम है, आई थिंक जर्मनी भी है, हाँ जर्मनी भी है, ये आपका ब्रिटेन भी है, और नॉर्वे भी है, और ये आपका नेदरलैंड भी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 कंट्रीज हो गए, इन्होंने साइन किया है नॉर्थ सी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट। अब नॉर्थ सी किससे बचाना है, हॉस्टाइल एक्टर्स से बचाना है। एक्चुअली मुद्दा क्या है, अभी कुछ टाइम पहले आप अगर इधर जाओगे थोड़ा सा ईस्ट में, तो यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम है, एक गैस पाइपलाइन थी जो रशिया को यूरोप से कनेक्ट करती थी, ठीक है, रशिया से यूरोप गैस सप्लाई करने के लिए एक पाइपलाइन थी नॉर्ड स्ट्रीम। उसमें किसी ने अटैक कर दिया, किसने किया उस पर वो बस चलती रही डिबेट, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बट वो जो पाइपलाइन थी वो अटैक में आ गई थी, ठीक है, तो वॉर के टाइम पे, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर यूरोप में है, जो यूरोप में नॉर्थ से आपका रशिया से गैस सप्लाई हो रही थी, उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसीलिए इन लोगों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे नॉर्थ सी की लोकेशन, और ये सारा आपके ये 6 कंट्रीज, इन्होंने मिलके एक आपका एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो आपका जो नॉर्थ सी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। सी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, जैसे उसके अंदर आपका गैस पाइपलाइन जा रही है, ठीक है, आपका बहुत से सी सबमरीन लेवल पे अगर आप देखोगे तो, और डेटा की आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है जिससे इंटरनेट सप्लाई होता है वो भी जा रहा है। तो ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जैसे गैस पाइपलाइन बनी, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनी,
इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। ये जो है ये क्लाइमेट पर्पस से है, तो ये गैस पाइपलाइन के लिए बनाई गई है। तो जो भी अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। An increasing mutual dependence across borders has arisen, and with it an increased risk of sabotage and unwanted attention from hostile actors. The Danish minister, मतलब डेनमार्क के मिनिस्टर ने ऐसा कहा। ठीक है, तो मुद्दा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी तो यहाँ चीजें लिख दी हैं। It comes after the yet unsolved 2022 explosion that damaged the Nord Stream gas pipeline in the Baltic। ठीक है, तो बाल्टिक सी में जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का एक्सप्लोड किया गया था, तो उन्होंने सोचा यहाँ नॉर्थ सी में भी ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, आई होप मुद्दा आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं सर। नेक्स्ट भी आपका थोड़ा सा बस ये फैक्चुअल न्यूज है। 11 अप्रैल की आपकी न्यूज है। इसमें ये डेज एंड डेट्स में याद रख लेना। अभी सीआरपीएफ वैलर डे किस दिन मनाता है? 9 अप्रैल को। ठीक है, तो सीआरपीएफ का वैलर डे किस दिन होता है? मतलब वैलर मतलब अपनी बहादुरी को उस दिन वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज अप्रैल 9। दूसरा ये नाम याद रखना, गुमरी रिंकू जी हैज वन इंटरनेशनल विमेन पीस अवार्ड, इंटरनेशनल विमेन पीस अवार्ड जीता है। तीसरा अभी आपका ईद की ग्रीटिंग्स और पोंगतू की ग्रीटिंग्स गवर्नर ने कन्वे की है। तो ईद पे तो क्या सवाल बनेगा? पोंगतू पे बन सकता है ना, पोंगतू फेस्टिवल। ये कौन सी कम्युनिटी का? तुत्सा कम्युनिटी का है। तो ये दो नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा लोकल नेम में हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरे से सेम वो ना निकल रहा हो, क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसके लिए मैं पहले अपोलोजाइज कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कुछ लोकल नेम में मेरी तरफ से कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को रेक्टिफाई कर दीजिए। ठीक है सर, चलिए, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल न्यूज थी ज्यादातर। अब एक एडिटोरियल आया था 11 अप्रैल को जो पॉलीगैमी के अगेंस्ट था। अभी रिसेंट में एक जिला परिषद मेंबर हैं, उनकी वाइफ की अननेचुरल डेथ हुई और उसमें पाया गया उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो ये इसको रिलेटेड एक जो वहां का अपना अरुणाचल का विमेन वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि पॉलीगैमी को बंद कर देना चाहिए। पॉलीगैमी सर होती क्या है? पॉलीगैमी का मतलब होता है एक पर्सन के एक से ज्यादा स्पाउसेस होना। जैसे अगर एक हस्बैंड है, उसकी एक से ज्यादा वाइफ होना पॉलीगैमी कहलाएगा। अगर 2 वाइफ है तो वो बाइगैमी कहलाएगा, है ना, ज्यादा है तो पॉलीगैमी। इसी तरह से एक वाइफ उसकी एक से ज्यादा हस्बैंड होना, वो भी इसी में काउंट हो जाता है। एक्चुअल में पॉलीगैमी 2 पार्ट में होती है। ठीक है ना, एक होती है पॉलीगनी जिसमें एक मैन के एक से ज्यादा वाइफ होती है। दूसरी होती है पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री जहां पर एक विमेन की एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं। तो ये दोनों ही चीजें ट्राइबल सोसाइटीज, आपका जो अभी अरुणाचल वेलफेयर विमेन वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने डिमांड किया है कि इसको बैन किया जाए। तो यहाँ पर हम पॉलीगैमी के रिलेटेड ही बात करेंगे कि पॉलीगैमी का क्या मुद्दा है। अब देखो ये आपको ये समझना पड़ेगा अपना अरुणाचल टाइम्स का यहाँ क्या इम्पैक्ट है। पॉलीगैमी का मुद्दा आपका लोकल भी उठा, अरुणाचल भी उठा, विमेन वेलफेयर सोसाइटी अरुणाचल की, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अब हो सकता है एग्जामिनर इस मुद्दे को देखे और आपसे एग्जामिनेशन में वो पॉलीगैमी पे क्वेश्चन पूछ ले, है ना, कि बताओ पॉलीगैमी बंद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या पॉलीगैमी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या नुकसान है, दुनिया भर में पॉलीगैमी को लेकर क्या क्या सिचुएशन है, आपके पॉलीगैमी को लेकर क्या व्यूज हैं। तो वो सारी चीजें डील करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं कि अगर पॉलीगैमी से रिलेटेड कोई पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में मिलता है तो आप उसे यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, ये सोसाइटी का इशू है तो इसको हम GS1 में कवर करेंगे। तो GS1 में जो सोसाइटी होती है आपका, उसमें ये आपका पॉलीगैमी वाला इशू कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पॉलीगैमी अभी क्या सिचुएशन है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, पॉलीगनी पॉलीएंड्री 2 तरह से डिफाइन कर सकते हो। स्टेटस की बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, इंडियन एक्सप्रेस में उसका डेटा आया था, उसको अगर हम कोट करें तो पॉलीगैमी इज हाईएस्ट अमंग द क्रिश्चियंस। 2.1% जो पॉलीगैमी प्रैक्टिस हो रही है वो क्रिश्चियंस में है, सेकंड नंबर पे मुस्लिम्स में है, थर्ड नंबर पे हिंदूज में। तो ये भी डेटा आपसे पूछ सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि जो पॉलीगैमस मैरिजेस है उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब आपका जो 2005 में अगर आप देखोगे तो जो 1.9% आपका पॉलीगैमी था पॉपुलेशन में,
2019 में, यानी अगर 14 ईयर्स में, आप कह लो आप 20 साल में अगर आप देख पा रहे हो, तो ये कितना हो गया 1.4%। तो डिक्रीज देखने को मिल रहा है। जो ट्राइब्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं पॉलीगैमी में। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसमें 2.4 और शेड्यूल कास्ट में 1.5 है ना, ओबीसी में 1.3 और बाकी अदर्स में 1.2। तो जो ट्राइब्स हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉलीगैमी के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, ऐसा ये आपका रिपोर्ट कहती है। अब लीगल स्टेटस क्या है सर पॉलीगैमी का? देखो, जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो किसके लिए? हिंदूज के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए और सिख के लिए। ये 4 रिलीजन्स के लिए आपका हिंदू मैरिज एक्ट काम करता है। इसने पॉलीगैमी को खत्म भी कर रखा है, क्रिमिनलाइज भी कर रखा है। ठीक है ना, यानी ये 4 रिलीजन के लॉ जो पर्सन है इंडिया में पॉलीगैमी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पारसीज के लिए अगर हम बात करें तो जो उनके लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है 1936 का, उसने भी बाइगैमी आउटलॉ कर रखी है पारसीज में। मुस्लिम्स में अगर हम बात करें तो जो शरिया एक्ट है या कह लो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है 1937 का, ठीक है, उसमें पॉलीगैमी प्रोहिबिटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पॉलीगैमी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो शरीयत लॉ के हिसाब से देखोगे तो वहां पर आपको 4 शादी अलाउड है, मतलब पॉलीगैमी ऐसा नहीं एग्जैक्टली अलाउड है, यहाँ पर 4 का अलाउड है। ठीक है, फिर इसके बाद एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 होता है। ये एक रिलीजन न्यूट्रल लॉ है। ये मतलब किस लिए बनाया गया? जैसे अगर मान लो हर रिलीजन के लोगों के लिए हर अलग अलग लॉज हैं, लेकिन अगर मान लो 2 इंटर रिलीजन के लोग शादी करते हैं तो उनके बीच की चीजें किससे डील होंगी? वो डील होंगी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के थ्रू। इसमें भी पॉलीगैमी को बैन किया गया है। साथ ही साथ एक केस आया था सरला मुगदल और लिली थॉमस केस, उस मतलब 2 अलग अलग केस हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हो सिर्फ और सिर्फ सेकंड मैरिज करने के लिए, वो भी इनवैलिड है। मान लो कोई हिंदू है, वो सेकंड मैरिज करना चाह रहा है, उसके रिलीजन में अलाउड नहीं हो रहा है, मतलब जो सरकारी लॉ है वो हिंदूज के लिए, ठीक है, तो उससे अलाउ, देखो ये लॉ तो भारत सरकार की, ठीक है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, शरीयत हो, कुछ भी हो, भारत सरकार ने अलाउ कर रखा है तभी ये चल रहा है। ठीक है, तो अगर भारत सरकार ने हिंदूज को अलाउ नहीं कर रखा है तो वो मुस्लिम्स को कर रखा है, तो मुस्लिम्स को कर रखा है तो हो सकता है कोई हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए, ये कहते हैं कि नहीं यार एक से ज्यादा शादी कर लेते हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट अलाउड। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है। तो ये तो अभी मतलब क्या लीगल स्टेटस है अलग अलग रिलीजन्स का और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या वर्डिक्ट दी, इसकी एक बेसिक जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब ये पॉइंट है कि सर पॉलीगैमी के अगेंस्ट क्या क्या आर्गुमेंट्स है। एक तो सर जेंडर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता है। विमेन जो होती हैं आपका डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। ठीक है, विमेन जो होती हैं आपका कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। इवन इन मुस्लिम रिलीजन अगर आप देखोगे, कुरान में भी ये बात लिखी है कि आप 4 शादी कर सकते हो, बट इट इज प्रिफर्ड एक करो, क्योंकि अगर 4 करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि चारों में आप डिफरेंस ना करो। बट अगर 4 करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता, आप डिफरेंस ना करो, तो इसलिए बेटर है एक करो। ठीक है, तो मतलब जो रिलीजियस बुक में भी यही बातें लिखी है, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन अगर एक से ज्यादा शादी होगी तो किसी ना किसी के साथ तो होगा। दूसरा, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है सर, कि जो हस्बैंड है उसकी प्रॉपर्टी किस बीवी को कितनी क्या मिलेगी, वो इनहेरिटेंस में दिक्कतें आ जाती हैं। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आती हैं, आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जैसे आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो सोसाइटी अभी भी काफी हद तक भी आप मतलब देख सकते हो पैट्रियार्कल सोसाइटी, जहां पर एक मेल होता है जो अर्निंग मेंबर होता है और वाइफ उसकी अर्निंग पे डिपेंड होती है। तो ऐसा अगर केस अगर आप उठाओगे तो वहां पर जो वाइफ उसकी अर्निंग पे डिपेंड है, तो वो आपका क्या कहते हैं सैलरी को 4 में बांटना पड़ेगा उसे, तो यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे भी असर पड़ेगा। दूसरा, आपका इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग भी खराब होगा। पहली वाली बीवी कहेगी तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, दूसरी वाली कहेगी नहीं तुमने उसको वो क्या कहते हैं नेकलेस बना के दिया, हमको नहीं दिया, तो इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग पे भी असर पड़ेगा।
सोशल इविल्स को भी ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जैसे इसमें ब्राइड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस ये भी हो सकती हैं पॉलीगैमी के जरिए, और इसकी ग्लोबली एक्सेप्टेंस भी कम होती जा रही है, ठीक है। यानी दुनिया में 3% से कम ऐसी कंट्री हैं जो पॉलीगैमी को अलाउड करती हैं, ठीक है। अदरवाइज पॉलीगैमी बहुत ही रेयरली कहीं पर आपको ये अलाउड देखने को मिलेगा। अब इसमें हमें करना क्या चाहिए? पहले देखो, कोई भी लॉ बनता है तो सिर्फ लॉ बनाना काफी नहीं होता है। जब तक लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तब तक कोई भी लॉ जो है प्रॉपरली इनैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। हिंदू रिलीजन में भी आपका एक से ज्यादा शादी अलाउड नहीं है, बट स्टिल ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जहां पर वो किसी ना किसी तरह कोई पर्सन दूसरी शादी करके काम चला रहा है, ठीक है। तो यानी जब तक लोगों को एजुकेट नहीं किया जाएगा इस बारे में, तब तक लोग इस चीज को नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो लोगों को पॉलीगैमी के बारे में बताओ, क्या क्या इसमें खामियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। दूसरा, एक स्पेशल कानून होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका पॉलीगैमी कंप्लीटली बैन हो जाए। जैसे अगर किसी रिलीजन में पॉलीगैमी या अलाउ भी कर रखी है, तो वो भी एक कंप्लीट एक ऐसा कानून हो, जैसे पहले ट्रिपल तलाक का केस था उसको बैन कर दिया, इसी तरह से एक कंप्लीट एक कानून हो जो इन एनी केस इन एनी रिलीजन पॉलीगैमी को कंप्लीटली बैन कर दे। दूसरा, जो पॉलीगैमी वाली मैरिज हो उसमें बच्चों के राइट्स को एड्रेस किया जाए। फिर फिर बाद में एक बात तो आप बोल ही सकते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ऑब्वियसली बात है, ये जो पॉलीगैमी वाला सिस्टम है वो कंप्लीटली आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आप यूज कर सकते हो पॉलीगैमी से रिलेटेड, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इनको जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी न्यूज आती है, मेरा पर्पस ये रहता है कि ऐसे भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करते चले जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करे, ठीक है सर। चलिए, तो आज का लेक्चर ये यहीं तक है। इसके आगे का भी अब करंट अफेयर्स मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है सर। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।